7 अक्टूबर 2008 को एयरबस A330 एरोप्लेन ने जब सिंगापुर से ऑस्ट्रेलिया के लिए उड़ान भरा, तब हवा में 3 घंटे उड़ने के बाद वो प्लेन अचानक से कुछ समय के लिए नीचे की तरफ डाइव कर जाता है, जिससे प्लेन में बैठे 119 पैसेंजर्स घायल हो जाते हैं। इस घटना के बाद पता चलता है कि ऐसा स्पेस से आई कॉस्मिक रेस की वजह से हुआ था, जिसने प्लेन के कंप्यूटर सिस्टम में एरर क्रिएट कर दिया। दोस्तों, 18 मई 2003 के दिन जब बेल्जियम में इलेक्शन हुआ था, तब वहाँ के बहुत से रीजन में एज यूजुअल कंप्यूटर से वोटिंग किया जा रहा था, लेकिन इस बार की वोटिंग प्रोसेस पिछली बार से थोड़ी अलग थी, क्योंकि इस बार कंप्यूटर सिस्टम में एक बैकअप मोड भी था, जिस वजह से हर एक वोटर को कंप्यूटर कनेक्टेड मशीन्स में अपना मैग्नेटिक कार्ड डाल के स्क्रीन पर अपना कैंडिडेट चुनना था, जिससे कि उनका वोट कंप्यूटर के साथ साथ मैग्नेटिक कार्ड में भी सेव हो जाए। इलेक्शन खत्म होने के बाद उसी रात जब वोट्स की काउंटिंग चल रही थी, तब इसी बीच एक इलेक्शन ऑफिशियल्स ने स्क्रैबेक नाम की म्यूनिसिपैलिटी की रिजल्ट में कुछ गड़बड़ी देखी। दरअसल स्क्रैबेक इलेक्शन में फाइट कर रही मारिया नाम के कैंडिडेट को इतना सारा वोट्स मिला था, जो कि मैथमेटिकली भी पॉसिबल नहीं था। अब क्योंकि कंप्यूटर में ऐसी गड़बड़ी आती रहती है, इसीलिए ऑफिशियल्स ने मैग्नेटिक कार्ड से उनके वोट्स की दोबारा गिनती की, जिसके बाद जो रिजल्ट सामने आया उसे देखकर उनके होश उड़ गए थे। दरअसल मारिया नाम की इस कैंडिडेट को किसी पर्टिकुलर गड़बड़ के चलते अपने टोटल वोट से 4096 वोट एक्स्ट्रा मिला था। ये सामने आने के बाद कंप्यूटर एक्सपर्ट्स की टीम को इस गड़बड़ी की जांच करने के लिए बुलाया गया, जिन्होंने न सिर्फ उस कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की जांच कर ली, बल्कि हार्डवेयर तक को भी चेक कर डाला। हालांकि एक्सपर्ट की उस टीम के हाथ ऐसा कोई सबूत नहीं लगा था जिससे ये पता चल सके कि ये गड़बड़ी हुई कैसे थी, और शायद यही वजह थी कि उन्होंने बिटफ्लिप को इस गड़बड़ का जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि मारिया को मिले 4096 वोट्स में सही तौर पर 2 के पावर्स थे। कहने का मतलब ये है कि 2 को 12 टाइम मल्टीप्लाई करने से 4096 आता है, जो इस एरर की एक खासियत थी। अब सभी के मन में ये सवाल था कि आखिर ये बिट फ्लिप हुआ कैसे, क्योंकि जब तक हम खुद ना चाहे तब तक कंप्यूटर में ऐसी कोई बिट फ्लिप नहीं देखने को मिलता। इन्वेस्टिगेटर ने जब इस प्रॉब्लम के बारे में पता करने की कोशिश की, तब उन्हें कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम्स 1970s के टाइम में शुरू हुई कुछ कंप्यूटर कंपनीज के साथ भी देखने को मिला था। 1978 में इंटेल द्वारा भी इसी तरह का बिट फ्लिप नोटिस किया गया था, जिसके बाद उसके इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया था कि इंटेल की चिप्स में रेडियो एक्टिव एटम्स मौजूद थे, जो कि उसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से चिप में एंटर किए थे, क्योंकि उस समय इंटेल का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कोलोराडो के ग्रीन रिवर के नजदीक था, जो एक समय पर एक यूरेनियम मिल का पार्ट हुआ करता था। जैसे ही इंटेल के अलावा दूसरी कंप्यूटर कंपनीज को रेडियो एक्टिव एटम से होने वाले बिट फ्लिप के बारे में पता चला, तब सभी मैन्युफैक्चरर्स ने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि माइक्रोचिप्स के प्रोडक्शन और पैकेजिंग में गलती से भी कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट ना पहुंच सके, जिसके बाद से कंप्यूटर में इस तरह की गड़बड़ी मिलना लगभग बंद हो गया था। ये सब जानने के बाद एक्सपर्ट्स और इन्वेस्टिगेटर्स को ये बात अच्छे से समझ आ गया था कि जिस बिट फ्लिप से मारिया को 4096 वोट्स मिला था, उसका रीजन कंप्यूटर की नेचुरल रेडियो एक्टिव नहीं बल्कि कुछ और ही था। 1912 में विक्टर हिस नाम के ऑस्ट्रेलियन फिजिसिस्ट ने अपने अलग अलग एक्सपेरिमेंट से ये पता किया था कि धरती पर सिर्फ यूरेनियम और सूरज से रेडिएशन नहीं आती, बल्कि कॉस्मिक रेस के जरिए भी आती है। विक्टर हेसी वो पहले इंसान थे जिन्होंने धरती पर कॉस्मिक रेस को खोजा था, जिसके बाद ही हम ये जान पाए हैं कि धरती पर स्पेस से आने वाले रेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं बल्कि पार्टिकल्स होते हैं, जिनमें से ज्यादातर लो एनर्जी वाले पार्टिकल सूरज से आते हैं। अगर बात करें हाई एनर्जी कॉस्मिक रेस की, तो वो लगभग लाइट की स्पीड से चलती है और हमारी और दूसरी गैलेक्सीज में हुए सुपरनोवा एक्सप्लोजन से निकलती है। हालांकि ये पता लगाना बेहद मुश्किल है कि ये कॉस्मिक रेस कहां से आई है, क्योंकि कॉस्मिक रेस एक चार्ज पार्टिकल्स होती है जिन्हें स्पेस की मैग्नेटिक फील्ड द्वारा डिफ्लेक्ट कर दिया जाता है, जिससे वो करोड़ों और अरबों सालों के लिए यूनिवर्स के जरिए अपना रास्ता बना सके। 15 अक्टूबर 1991 को धरती पर एक ऐसी कॉस्मिक रेस डिटेक्ट की गई जिसमें 51 जूल की एनर्जी थी। ये एक तरह का सिंगल सब एटॉमिक पार्टिकल था जिसके पास एक बेसबॉल के 100 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल करने की एनर्जी थी। जब भी कोई कॉस्मिक रे धरती से टकराती है, तब वो धरती से करीब 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद एयर मॉलिक्यूल से टकराकर न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, मियोन, इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिट्रॉन्स और फोटोन जैसे अदर पार्टिकल्स में बदल जाती है, जिससे धरती पर बहुत से पार्टिकल्स का एक शावर आता है। अगर बेल्जियम के वोटिंग कंप्यूटर की इन्वेस्टिगेशन की माने, तो उनके मुताबिक कॉस्मिक रेस से निकले इन्हीं किसी पार्टिकल ने उनके कंप्यूटर में बिट फ्लिप करा दिया था, जिससे मारिया को 4096 वोट ज्यादा मिल गया। हालांकि ये इस तरह की इकलौती घटना नहीं थी, क्योंकि साल 2013 में ऐसी एक प्रॉब्लम वीडियो गेम में भी देखी गई थी।
दरअसल जब एक यूजर सुपर मारियो 64 की टिकटॉक क्लॉक लेवल खेल रहा था, तब एक जगह आकर वो जंप करते ही अचानक से किसी दूसरे प्लेटफॉर्म में पहुंच गया। इस तरह की दिक्कत सामने आने के बाद सभी को लगा कि शायद ये गेम का ही कोई ग्लिच है, पर आज तक कोई भी इसे ठीक नहीं कर पाया है। और तो और जो कोई भी इस गेम ग्लिच को फिर से परफॉर्म कर पाता, उसे 73,000 रुपीज का इनाम दिया जाता। लेकिन किसी ने भी इस ग्लिच को इस गेम में रिपीट नहीं कर पाया, जिस वजह से ये माना जाता है कि ये कॉस्मिक रेस से हुआ कोई बिट फ्लिप है, जिसे हम हर बार अपनी आंखों से देख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ऐसे बिट फ्लिप्स को रोका नहीं जा सकता? वेल, आज के समय में इन्हें रोकने के लिए कंप्यूटर चिप्स में एरर करेक्शन कोड यानी कि ECC मेमोरी को डाला जाता है, पर हम इससे भी बिट फ्लिप को पूरी तरह से नहीं रोक सकते। IBM द्वारा 1996 में रिलीज की गई डेटा के अनुसार हर 256 MB रैम में हर महीने एक बिट फ्लिप जरूर आता है। 2009 में टोयोटा कार कंपनी को अपने कस्टमर्स से लाखों कंप्यूटराइज्ड कार्स को वापस लेना पड़ा, क्योंकि उनकी कार्स में अपने आप एक्सीलरेशन देखने को मिल रहा था, जो कस्टमर्स के अनुसार कॉस्मिक रेस से हुई बिट फ्लिप था। इस सब के बाद नासा को इसकी इन्वेस्टिगेशन में लगाया गया, जिसमें नासा के मुताबिक टोयोटा की कार में ऐसे प्रॉब्लम्स कॉस्मिक रेस से हुई बिट फ्लिप से नहीं, बल्कि स्टिकी एक्सीलरेशन पेडल की वजह से हो रहा था। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि कंप्यूटराइज्ड कार्स में कॉस्मिक रेस से बिट फ्लिप नहीं आ सकता, क्योंकि ये किसी भी सिस्टम को प्रभावित कर सकता है। दोस्तों, शायद ही आपको मालूम हो कि जमीन पर कॉस्मिक रेस से बिट फ्लिप होने के चांसेस जितने कम होते हैं, ऊंचाई पर उतने ही ज्यादा होते हैं। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि ये कॉस्मिक बिट फ्लिप्स एरोप्लेन्स में भी आ सकता है। 7 अक्टूबर 2008 को एयरबस A330 एरोप्लेन ने जब सिंगापुर से पर्थ के लिए उड़ान भरा, तब हवा में करीब 3 घंटे की उड़ान भरने के बाद वो प्लेन अचानक से 20 सेकंड के लिए 200 मीटर नीचे की तरफ डाइव करने लगा। इसके लगभग 1 मिनट बाद वो प्लेन फिर से अपने एलिवेशन से करीब 120 मीटर नीचे आ गया था, जिससे प्लेन में बैठे 119 पैसेंजर्स घायल हो गए थे। जब प्लेन के साथ हुई इस घटना की जाँच की गयी, तब पता चला कि ये कॉस्मिक रेस से हुआ एक बिट फ्लिप था, और ये इसलिए आया था क्योंकि ये हवाई जहाज साल 1992 में बना था, और उस समय प्लेन के कंप्यूटर में ऐसी दिक्कतों से बचने के लिए कोई डिवाइस नहीं लगे थे। 2001 ही वो साल था जब कॉस्मिक रेस से आने वाली ऐसी प्रॉब्लम से स्पेसक्राफ्ट को बचाने के लिए 256 MB रैम वाला पावर PC लॉन्च किया गया था, जो 2021 में मंगल पर भेजे गए परसिवरेंस रोवर में भी इस्तेमाल किया गया है। बिकॉज ये पावर PC ऑर्डिनरी कंप्यूटर के मुकाबले 40 गुना ज्यादा रेडिएशन झेल सकता है। वेल, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह कॉस्मिक रेस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स में बिट फ्लिप पैदा करने में एक अहम भूमिका निभाती है। मगर कॉस्मिक रेस का काम यही तक सीमित नहीं है, क्योंकि इनसे हम इंसानों के जेनेटिक कोड्स में भी भविष्य में काफी चेंजेस आ सकता है, जिससे इसका प्रभाव हमारी जिंदगी में बहुत ही गहरा हो जाएगा। दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है, वो वीडियो के ऊपर दिए गए फॉलो बटन को क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।